डबल डबल नारायण का नाम दिख रहा है। मैम ये हैंग हो गया था ना, तो फिर रीजॉइन किया हूँ तो हटा नहीं होगा शायद तक। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है हट जाएगा फिर। हो गया, निकालिए मुद्रा की परिभाषाएं। मैं तो वैसे बहुत सारी परिभाषा दी है, पर जो अपने लिए काम की अपन उसी को पढ़ेंगे, है ना। और हाँ, ये पता है ना तुम लोगों को, इस मतलब इस यूनिट से मुद्रा और बैंकिंग यूनिट से जो है टोटल 12 नंबर के प्रश्न आएंगे। मतलब उसमें 1 नंबर वाले 2, है ना, उसके बाद 4 नंबर वाला 1 क्वेश्चन और 6 नंबर के 1 क्वेश्चन। तो उसके हिसाब से अपन पढ़ेंगे, है ना। मैम 6 नंबर का इसमें नहीं है शायद की? है ना, है। एक तो है मुद्रा और बैंकिंग में, है ना, ब्लू प्रिंट देख के बता रही हूँ मैं दिया है। 6 नंबर का 1 क्वेश्चन है ना। 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, तो 10 और 1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन है। मतलब टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस यूनिट, मतलब मुद्रा और बैंकिंग वाले दोनों मिला के, है ना। दोनों मिला के बता रही हूँ। मुद्रा वाले में 6 का है शायद, और बैंकिंग में मेरे भैया ना एक ही यूनिट के अंतर्गत आते हैं ना। हाँ, मेरे भैया लिख दिए है यहाँ पे। कब्जी मुद्रा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ, तो अपन पढ़ते हैं इसमें मुद्रा की जो परिभाषा दी है। इसमें तो खैर अलग अलग टाइप से दिया है, पशु मुद्रा या वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, ये सब। तो अपने को मेन ये पढ़ना है कि मुद्रा की जो परिभाषा है, प्रकृति सामान्य स्वीकृति के आधार पर मुद्रा की क्या परिभाषा है। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी, जैसे कि प्रोफेसर मार्शल उन्होंने ये कहा कि मुद्रा के अंतर्गत वे समस्त वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जो किसी समय अथवा किसी स्थान में बिना संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं एवं सेवाओं के खरीदने और खर्च चुकाने के साधन के रूप में सामान्यतः प्रचलित रहती है। क्योंकि मुद्रा हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का एक ये साधन है ना। क्योंकि इसी मुद्रा के माध्यम से हम कहीं भी किसी भी समय कोई भी वस्तु जो है किसी से भी क्रय कर सकते हैं। अब देखो, जैसे कि हम किसी भी नए शहर में यदि हम जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं मान लो, तो क्या वो हमारी मुद्रा की जांच पड़ताल करता है क्या, पैसों की? कोई भी दुकानदार बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ? नो मैम। है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमने मान लो कोई 50 रुपए का हमने कोई सामान खरीद लिया, वो 50 रुपए की थोड़ी जांच पड़ताल करेगा, वो तुरंत पैसा लेगा और हमको उसके बदले सामान दे देता है। तो वही बताया जा रहा है इसमें कि मुद्रा के अंतर्गत वे समस्त वस्तुएं सम्मिलित की जाती है जो किसी भी समय या किसी भी स्थान में बिना किसी संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने। सेवा मतलब, वस्तु तो पता है कि अगर कोई भी वस्तु का उपभोग कर रहे, सेवा यानी सेवा के अंतर्गत कौन कौन सी सेवा आ सकती है? शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा, है ना। या हम किसी साधन के माध्यम से, किसी भी वाहन के माध्यम से किसी दूसरे स्थान जा रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, बस हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, है ना, उसकी सेवा का लाभ उठा रहे हैं, तो उसके बदले भी हम उनको क्या दे रहे हैं, मुद्रा देते हैं। तो वहां पर भी जो किसी प्रकार का कोई मुद्रा की जांच पड़ताल नहीं होती, है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि मुद्रा के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं शामिल की जाती है जो किसी भी समय किसी भी स्थान में बिना संदेह या जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने और खर्च चुकाने के साधन के रूप में सामान्यतः प्रचलित होती है।
उसके बाद दिया है सेकंड पॉइंट, इसके अनुसार। अब उन्होंने ये कहा कि मुद्रा वह वस्तु है जिसके द्वारा ऋण संविदा एवं मूल्य संविदा का भुगतान किया जाता है एवं जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय भी किया जाता है। अब देखो, जरूरी नहीं कि हमेशा ही सामान का क्रय विक्रय किया जाएगा तभी मुद्रा की प्राप्ति होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। कभी कभी जो है कुछ व्यक्तियों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो वैसे व्यक्ति भी जो है कहीं न कहीं से किसी न किसी संस्था के माध्यम से जो है ऋण प्राप्त करते हैं। ऋण के रूप में उनको मुद्रा मिल जाती है, चाहे वो बैंक से ऋण ले या किसी भी साहूकार या मुनीम से ऋण ले, तो उसको उस ऋण की जो राशि जो है वो मुद्रा के रूप में ही प्राप्त होती है। तो इसलिए कहा गया इसमें कि मुद्रा वह वस्तु है जिसके द्वारा ऋण संविदा एवं मूल्य संविदा का भुगतान किया जाता है। संविदा यानी, संविदा मतलब क्या होता है? संविदा कोई बताएगा? संविदा मतलब नहीं एक पता प्रकार है। का या अनुबंध होता है। जैसे हमने किसी बैंक से ऋण लिए तो बैंक क्या बिना कागजी कार्यवाही की हमको ऋण दे देगी क्या? नहीं, है ना, कुछ अनुबंध रहता है कि आपको इतने साल के लिए ऋण दिया जा रहा है, उस पर इतना प्रतिशत ब्याज लगेगा। ये सब बातें जो है उस अनुबंध या समझौते या संविदा के अंतर्गत लिखी जाती है, तब जाकर बैंक हमको भुगतान करती है। यदि हम बैंक की सारी जो भी नियम कानून है उसको मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना, तो ऐसी स्थिति में जो है बैंक हमको या कोई भी संस्था जो है वो हमको ऋण प्रदान करती है। एक मिनट रुको ना, है ना। तो इसलिए कहा गया यहाँ पर कि मुद्रा वह वस्तु है जिसके द्वारा ऋण संविदा एवं मूल्य संविदा का भुगतान किया जाता है एवं जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय भी किया जाता है। मतलब उस मुद्रा के माध्यम से हम कोई भी वस्तु जो है हम क्रय कर सकते हैं। यदि हमने ऋण लिया किसी भी कारण से, चाहे व्यापार को चलाने के लिए हो या किसी अन्य सुविधाओं के लिए ऋण लिया है, तो उस मुद्रा के माध्यम से जो है कोई भी मतलब सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद दिया तीसरी परिभाषा रॉबर्टसन के अनुसार, मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के मूल्य के अन्य व्यापारिक दायित्वों के भुगतान में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। मुद्रा मतलब एक प्रकार से वस्तु ही है जिसको हम किसी भी मतलब एक साधन के रूप में उसको हम खर्च कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के मूल्य के अन्य व्यापारिक दायित्व के अंतर्गत व्यापार में क्या होता है, कई प्रकार के लेन देन होते हैं, है ना, चाहे वो क्रय विक्रय से संबंधित हो, चाहे किसी भी कोई भी खर्चा हो, है ना, या कोई भी बीमा की राशि बढ़ाना हो, किसी को वेतन देना हो, किसी को मजदूरी देनी हो, ऐसे बहुत सारे व्यापार के दायित्व रहते हैं, किसी का उधार चुकाना हो, है ना। तो वो सब जो है मुद्रा के माध्यम से ही जो है इन सब चीजों का भुगतान किया जाता है। तो इसलिए कहा गया इसमें कि मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के मूल्य के अन्य व्यापारिक दायित्वों के भुगतान में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। ठीक है। मतलब इस मुद्रा के माध्यम से हम कोई भी क्रय शक्ति का संचय कर सकते हैं, माल क्रय कर सकते हैं, या हमको आवश्यकता पड़े तो हम कहीं से लोन भी ले सकते हैं, है ना। तो ये हो गया मुद्रा की परिभाषा। अब इस तीनों में बताओ पहले, जहां पर किसी को समझ में ना आया हो बताओ, जिसको भी जो भी डाउट हो। बताओ। मैम आगे बताइए, समझ आ गया है। हाँ ठीक, चलो अब इसको निकालो, मुद्रा के कार्य। क्योंकि परिभाषा तो खैर कोई दी है, जैसे कि इसमें एक परिभाषा दिया है क्राउथर की। हेलो, अरे ये विधि पत्र का, एक मिनट रुको ना, पेज गलती से ये हो गया है ना, एक सेकेंड। 11th का पढ़ा रही थी तो वही पेज क्लियर हो गया, एक मिनट रुको ना। जी मैम। परिभाषा कौन सा है? हाँ क्या बोल रहे हो? इसमें परिभाषा कौन सा है जिसे याद कर सकते? अच्छा, जो तुम लोग को याद करेंगे सरल रहे, तो तुम लोग को ऐसा क्या लग रहा है इसमें कोई भी परिभाषा अपन याद कर सकते हैं ना, जो तुम लोग को सरल लगे। क्वेश्चन क्या आता है, मुद्रा की परिभाषा लिखिए, ये मुद्रा किसे कहते हैं। ऐसा नहीं आता होगा ना कि इनके
इनका परिभाषा लिखिए, जैसे हाँ, दिया है मार्शल का, प्रो मार्शल का। मैं बता रही हूँ, प्रोफेसर कीन्स है गया, प्रोफेसर मार्शल हो गया, है ना, इन सब की परिभाषा अधिकतर आती है। मतलब लिख के आती है कि इनकी परिभाषा हाँ, लिखो। हाँ, एक मिनट रुकना ना, एक सेकेंड। ठीक है मैम, पढ़ लेंगे हेलो? इसी को। हाँ, हेलो, हाँ बोल। अब अपन पढ़ते हैं मुद्रा के कार्य। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, मुद्रा के कार्य और मुद्रा का महत्व, ये क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो 4 नंबर में रहे या 6 नंबर में रहे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अंतर्गत क्या लिखा है देखना, जैसे कि इसमें लिखा है कि आधुनिक समाज में मुद्रा अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती है। अब तुम लोग मेरे को बताओ, मुद्रा के माध्यम से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं? चलो बताओ अपने अपने हिसाब से क्या क्या कार्य किया जा सकता है मुद्रा के माध्यम से, क्या क्या प्रयोग कर सकते मुद्रा से हैं? कोई भी वस्तु का लेन देन किया जा कार्य सकता कर सकते हैं हम। हाँ, आर्थिक व्यापार प्रारंभ। है ना, मुद्रा के माध्यम से हम कोई भी वस्तु क्रय विक्रय कर सकते हैं, है ना, किसी की आर्थिक मदद कर सकते हैं, है ना, ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। किसी भी हम सेवा का लाभ उठा सकते हैं मुद्रा के माध्यम से, क्योंकि आजकल तो हर चीज में जो है पैसे की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो कहीं भी जाना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान कोई भी वस्तु क्रय करनी हो, तो वो सब कार्य जो है बिना मुद्रा के संभव तो हो ही नहीं सकता। हर जगह जो है मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है ना, तो इसलिए कहा गया इसमें कि आधुनिक समाज में जो मुद्रा है ना, वो अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती है, और मुद्रा ने ही आर्थिक विकास को संभव बनाया है। अब ये कैसे होगा? जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि जिस व्यक्ति के पास बहुत अधिक मात्रा में, करोड़ों की मात्रा में संपत्तियां हैं, तो वो बहुत करोड़पति आदमी है, ऐसा बोलते हैं ना, तो इस एक प्रकार से धीरे धीरे उसका आर्थिक विकास भी हो रहा है ना, तो इसलिए कहा गया इसमें कि मुद्रा के आ जाने से ही जो है लोगों का आर्थिक विकास संभव हो पाया, मतलब लोगों का जो है आर्थिक विकास बढ़ता जा रहा है ना, क्योंकि लोग मुद्रा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, है ना, कोई रोजी मजदूरी कर रहा है, तो कोई नौकरी कर रहा है ना, तो कुछ कोई बिजनेस कर रहा है। तो ये सब कार्य क्यों किए जा रहे हैं कि हर कोई इंसान यही चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए या मुद्रा कमाए, तो इसलिए कहा गया इसमें कि मुद्रा ने ही आर्थिक विकास को संभव बनाया है। अब इसी के संबंध में प्रोफेसर चैंडला, उन्होंने ये कहा कि किसी आर्थिक प्रणाली में मुद्रा का केवल एक मौलिक कार्य है। अब आर्थिक प्रणाली या आर्थिक क्रिया किसको बोलेंगे? बताओ, आर्थिक क्रिया मतलब संबंधी कार्य हाँ, ऐसी क्रिया जिसका उद्देश्य धन कमाना हो, ठीक है, और अनार्थिक क्रिया मतलब ऐसी कार्य जो धन की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, जिसमें धन की प्राप्ति नहीं होती, मतलब जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं है, केवल सेवा भाव है ना। जी मैम। तो देखो इसमें क्या कहा प्रोफेसर चैंडला ने, क्या कहा कि किसी आर्थिक प्रणाली में मुद्रा का केवल एक मौलिक कार्य होता है, और वस्तु अथवा सेवाओं के लेन देन को सरल बनाना, क्योंकि इसी मुद्रा के माध्यम से हम कोई भी वस्तु का लेन देन कर सकते हैं, कोई भी सेवा का जो है लाभ उठा सकते हैं, है ना। तो वास्तव में मुद्रा का कार्य लेन देन को इतना सरल और सस्ता बनाना है कि उत्पादन में जितना भी माल बने वह नियमित रूप से उपभोक्ताओं के पास पहुंचता रहे। मतलब फैक्ट्री में, कारखाने में, किसी भी कंपनी में जितनी मात्रा में वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, तो वो उत्पादन इसलिए किया जा रहा है कि वो वस्तु जो है उपभोक्ताओं तक पहुंच सके, है ना, और इस प्रकार से जो है माल पहुंचाने का क्रम निरंतर चलता रहेगा। तो जैसे जैसे माल उनका बिकता जाएगा, वैसे वैसे उनको मुद्रा की प्राप्ति होती जाएगी। तो इसलिए कहा गया इसमें कि मुद्रा का कार्य लेन देन को इतना सरल और सस्ता बनाना है कि उत्पादन में जितना भी माल बने वह नियमित रूप से उपभोक्ताओं के पास पहुंचता रहे और भुगतान का क्रम निरंतर चलता रहे। मतलब अब नियमित रूप से उपभोक्ताओं के पास पहुंच रहा है, तो उपभोक्ता उसको फ्री में तो नहीं लेंगे, मुद्रा देकर ही विक्रय करते हैं उसको, है ना। एक तरफ से वस्तु ग्राहकों तक पहुंच रही है, जो माल उत्पादित हुआ है वो ग्राहकों तक पहुंच रहा है, बदले में जो है उत्पादनकर्ता को धन की प्राप्ति हो रही है। तो इस प्रकार आधुनिक मुद्रा जो है वाणिज्य के लिए एक पहिए का कार्य करती है ना। क्योंकि इसी
मुद्रा के माध्यम से और नए नए आविष्कार किए जा सकते हैं और नई नई वस्तुओं का फिर निर्माण किया जा सकता है। तो इसलिए कहा गया इसमें कि इस प्रकार आधुनिक मुद्रा वाणिज्य के लिए एक पहिए का कार्य करती है, क्योंकि पहिया जो है वो लगातार चलते ही रहता है। जैसे कि साइकिल का पहिया, यदि हम कहीं जा रहे हैं मान लो उस साइकिल में किसी भी गाड़ी में, तो वो पहिया कंटिन्यू चलता ही रहेगा जब तक कि उनका जो लक्ष्य है वो पूरा ना हो सके, जब तक उनको उनकी जो कहना चाहिए जहां उनको जाना है वहां तक मतलब वो ना पहुंच पाए, तब तक वो गाड़ी का पहिया तो चलता ही रहता है। तो वैसी वाणिज्यिक क्रियाएं जो है इसी मुद्रा के माध्यम से ही चलते रहती है। तो इसलिए कहा गया इसमें कि इस प्रकार आधुनिक मुद्रा वाणिज्य के लिए एक पहिए का कार्य करती है। अब इसमें दिया है मुद्रा के इसमें अलग कार्य दिए गए हैं, अलग अलग कार्यों का बंटवारा किया गया है। सबसे पहला लिखा है इसमें प्राथमिक या मुख्य कार्य क्या है। सबसे पहला लिखा है विनिमय। विनिमय मतलब विनिमय यानी विनिमय मतलब क्या होगा? दूसरे वस्तु का आदान प्रदान। नहीं, मैं वस्तु विनिमय नहीं बोल रही, केवल विनिमय बोल रही हूँ। लेन देन, आदान प्रदान, आदान प्रदान करना या लेन देन करना है ना। तो अगर वस्तु विनिमय बोलते ना तो वहां पर अपन एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का प्रयोग अपन बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर केवल विनिमय शब्द है ना, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, विनिमय का माध्यम है मुद्रा जो है, एक प्रकार से लेन देन या विनिमय का माध्यम है ना, आदान प्रदान का माध्यम है। तो वही बताया जा रहा है इसमें कि मुद्रा ने विनिमय माध्यम का कार्य करके वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था की कठिनाइयों को समाप्त कर दिया। मतलब इस मुद्रा के आ जाने से वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कठिनाइयां आती थी वो कठिनाइयां जो है इस मुद्रा के आने से समाप्त हो गई। मुद्रा के आविष्कार ने विनिमय को सरल बना दिया। मतलब मुद्रा के आ जाने से जो है अब कोई भी लेन देन आसानी से हो जाता है। हम कहीं भी रहकर किसी भी समय कोई भी वस्तु कोई भी सेवा का जो है लाभ उठा सकते हैं इस मुद्रा के बदले, है ना। इसलिए कहा गया इसमें कि मुद्रा के आविष्कार ने विनिमय को सरल बना दिया। वस्तु और सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं में न होकर मुद्रा के माध्यम से होने लग गया, है ना। क्योंकि अगर हमको कोई वस्तु चाहिए तो हम उसको मुद्रा देकर क्रय कर सकते हैं। किसी सेवा का यदि हमको लाभ उठाना है, चाहे वो ट्रेन की सेवा रहे, बस सेवा रहे, है ना, या वायु परिवहन की सेवा रहे मान लो, तो हम वहां पर भी जो है मुद्रा देकर जो है उस प्रकार की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए कहा गया इसमें कि वस्तु और सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तु और सेवाओं में न होकर अब मुद्रा के माध्यम से होता है। अब यदि हमको कोई वस्तु खरीदनी है तो उस वस्तु के बदले हम क्या देते हैं, मुद्रा चुकाते हैं। कहीं की हमको टिकट चाहिए, चाहे बस की टिकट हो, चाहे किसी भी सिनेमा घर की टिकट हो, या किसी भी पिकनिक स्पॉट की टिकट हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मुद्रा ही तो चुकाते हैं कि कोई वस्तु देते हैं। बताओ, यदि कहीं हम घूमने फिरने गए, कहीं भी गार्डन वगैरह गए, तो वहां पर हम वस्तु देते हैं कि मुद्रा देके टिकट लेते हैं? मुद्रा देके टिकट। अब हर जगह जो है मुद्रा के प्रयोग हो जाने के कारण, मुद्रा का प्रयोग बढ़ने के कारण जो है जो वस्तु विनिमय प्रणाली पूरी समाप्त हो गई। इसलिए कहा गया इसमें कि वस्तु और सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तु और सेवाओं में न होकर अब मुद्रा के माध्यम से होता है। और मुद्रा के कारण ही मनुष्य को अपना समय और शक्ति ऐसे दूसरे व्यक्ति की खोज करने में नष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब वो क्यों खोज करेगा किसी ऐसे व्यक्ति की जिसको वस्तु की अदला बदली करनी है? अब उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब क्या करता है, अब आज के जमाने में लोग क्या कर रहे हैं, अब उनके पास पैसा है तो वो किसी भी स्थान से कोई भी वस्तु जो है आसानी से क्रय कर पा रहे हैं। इसलिए कहा गया इसमें कि मुद्रा आ जाने से मनुष्य का समय और शक्ति अब दोनों बच गया है। अब उनको किसी अन्य मनुष्य की ऐसे व्यक्ति की खोज करने की आवश्यकता ही नहीं है जिनके पास उनकी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, है ना। इसलिए कहा गया इसमें कि मुद्रा ने विनिमय के कार्य को अब बहुत ही सरल और सहज बना दिया है, क्योंकि इस मुद्रा के आ जाने से मनुष्य जो है किसी भी प्रकार की सेवा का लाभ उठा सकता है, किसी भी प्रकार की वस्तुओं को वो क्रय कर सकता है ना। एक प्रकार से मुद्रा जो है विनिमय का एक माध्यम बन गया, क्योंकि आज के जमाने में बिना मुद्रा के कोई भी कार्य तो हो ही नहीं सकता। हर जगह, चाहे वो कोई भी ऑफिस हो, स्कूल हो, कोई भी संस्था हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह जो है मुद्रा की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। तो इसलिए मुद्रा विनिमय का एक साधन बन गया, यह माध्यम बन गया है। दूसरा लिखा है मूल्य का मापक, है ना।
तो इसके अंतर्गत लिखा है कि मुद्रा का कार्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को मापने का है। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक बड़ी कठिनाइयां ये होती थी कि एक वस्तु की दी हुई मात्रा के बदले दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि ये उस समय हम पता मतलब उस समय के जो लोग हैं वो पता नहीं कर पाते थे कि अगर किसी ने एक बोरी अनाज दिया है सामने वाले को तो बदले में उसको क्या कितना मिलना चाहिए, कितनी मात्रा में वो पूरी वस्तु प्राप्त होनी चाहिए, इसका वो अंदाजा नहीं लगा पाते थे। तो ये सब कठिनाइयां जो है वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आती थी। लेकिन मुद्रा के आ जाने से अब क्या हो गया है, अब कोई भी वस्तु का एक निश्चित मापक बन गया है। माप तौल के ही जो है वस्तुएं जो है क्रय की जाती है या क्रय विक्रय की जाती है। तो इसलिए कहा गया इसमें कि मुद्रा ने सामान्य मूल्य मापक का कार्य करके समाज को इस असुविधा से मुक्त कर दिया है। जैसे हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं उसका हम पहले रेट पता करते हैं। मान लो हमको 1 किलो कोई भी सब्जी चाहिए, मान लिया जाए उस 1 किलो सब्जी का रेट 50 रुपए है, तो हमको पता है कि हाँ फलानी सब्जी का रेट 50 रुपए है, उसकी मात्रा कितनी है 1 किलो, है ना। मान लिया जाए हमको एक पेन चाहिए तो हमको ये पता है कि हाँ एक पेन की कीमत 5 रुपए है या 10 रुपए है, तो हम उतना निश्चित मूल्य चुका सकते हैं, है ना। तो वही बताया गया इसमें कि मुद्रा ने क्या किया, मुद्रा ने सामान्य मूल्य मापक का कार्य करके समाज को इस असुविधा से मुक्त कर दिया है। आजकल प्रत्येक वस्तु हो या सेवा का मूल्य हो मुद्रा की इकाइयों में ही व्यक्त किया जाता है। जैसे कि मान लो हमको रायपुर से भिलाई जाना है तो उसके लिए मान लो हमने 50 रुपए टिकट टिकाई, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ रायपुर से भिलाई की टिकट 50 रुपए है या रायपुर से राजनांदगांव की टिकट मान लो 100 रुपए है। तो एक निश्चित मूल्य हमको पता चल गया, है ना। इसलिए कहा गया इसमें कि आजकल जो है प्रत्येक वस्तु हो या सेवा का मूल्य हो उन सभी को मुद्रा की इकाइयों में ही व्यक्त किया जाता है। पर मुद्रा को मूल्य मापक के रूप में प्रयोग करने से आर्थिक गणना का कार्य भी सुगम हो जाता है ना। क्योंकि देखो इसी मुद्रा के माध्यम से जो है लोग अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार करते हैं, धन इकट्ठा करने लग गए हैं लोग मुद्रा के आ जाने से ही, है ना। इसलिए कहा गया इसमें कि मुद्रा को मूल्य मापक के रूप में प्रयोग करने से आर्थिक गणना का कार्य भी जो है वो सरल हो चुका है। अब मनुष्य जो है जो भी उसके पास धन है, जो भी पैसा है, वो उसके पास जितना भी पैसा उसके हिसाब से वो क्या करता है, हर प्रकार के खर्चों की वो गणना करके रख सकता है कि उसे इतना खर्च इस जगह करना है, इतना बिल पटाना है, इतना किराया देना है, इतना अनाज के लिए खर्च करना है ना। तो इन सब का जो है वो पहले से आर्थिक गणना करके भी वो रख सकता है। ठीक है। उपभोक्ता वर्ग को वस्तु खरीदने में क्या मिल जाती है, सरलता मिल जाती है ना। क्योंकि इसी मुद्रा के माध्यम से उपभोक्ता जो है कई प्रकार की वस्तुएं खरीद सकता है और मांग के अनुसार ही उत्पादक वर्ग भी वस्तुओं का उत्पादन करता है। अब मांग कौन करेगा वस्तु की, बताओ। वस्तु की मांग तो उपभोक्ता जैसे जैसे मांग करता है वैसे वैसे वस्तुओं का निर्माण होने लगता है ना। क्योंकि उत्पादनकर्ता को ये पता रहना चाहिए ना कि बाजार में किस प्रकार की वस्तु की मांग की जा रही है, उसके हिसाब से जो है वस्तुओं का फिर निर्माण किया जाता है। इसलिए कहा गया इसमें कि उपभोक्ता वर्ग को वस्तु खरीदने में सुगमता होती है और इनकी मांग के अनुसार ही, उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार ही उत्पादक वर्ग भी वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार मुद्रा का मूल्य मापक के रूप में कार्य आर्थिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है ना। मतलब मुद्रा के आ जाने से अब किसी भी वस्तु को एक निश्चित मूल्य के रूप में मापा जा सकता है। तो ये हो गया मुद्रा के प्राथमिक कार्य। अब दिया है सेकंड, गौण या सहायक कार्य। तो इसको तुम लोग है ना अलग अलग तरीके से याद करना। कभी कभी पूछता है कि मुद्रा के सहायक कार्य कौन से हैं या मुद्रा के मुख्य कार्य कौन से हैं, तो इसका पॉइंट उसमें या उसका पॉइंट इसमें, ऐसा बस मत करना। ये हमेशा याद रखना है कि मुख्य कार्य के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। सबसे पहला क्या था, विनिमय का माध्यम, और दूसरा क्या है, मूल्य का मापक। अब अपन पढ़ेंगे सहायक कार्य। तो सबसे पहला लिखा है इसमें भावी भुगतानों का आधार। भावी या नहीं, भावी मतलब भविष्य, हाँ, है ना। तो मुद्रा एक प्रकार से भविष्य के भुगतान का एक आधार भी है ना। तो इसके बारे में कहा गया कि मुद्रा का सबसे प्रथम और गौण कार्य है भावी भुगतान का आधार।
क्योंकि आज के युग में क्या हो रहा है, अधिकतर लेन देन, अधिकतर व्यापार जो है वो सब साख पर आधारित है। साख यानी साख यानी पैसा, नहीं, ऋण मैम, ऋण मैम, ऋण या उधार, है ना। आजकल जितने भी व्यापार किए जा रहे हैं, मतलब संपूर्ण आर्थिक ढांचा वो सब किस पर आधारित है, साख पर आधारित है। और इसमें भिन्न भिन्न कार्यों के लिए उधार लेन देन की आवश्यकता पड़ती है ना। तो ऋण का लेन देन मुद्रा के ही माध्यम से होता है, चाहे हम बैंक से ऋण लो, चाहे किसी व्यापारी से ऋण लो, है ना। उसके बदले हमको मुद्रा ही की प्राप्ति होगी और भविष्य में हमको मुद्रा ही चुकानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमने अभी ऋण लिया है मुद्रा के रूप में तो भविष्य में हम कोई वस्तु चुकाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि ऋण का लेन देन जो है वो मुद्रा के माध्यम से ही होता है। वस्तुओं के रूप में ऋण के लेन देन के कार्य में कठिनाइयां होती थी, इसलिए इस कार्य के लिए अब मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। अब वस्तु, पहले के जमाने में क्या होता था, वस्तु विनिमय में प्रणाली प्रचलित थी तो उस समय ऋण लेने में काफी कठिनाइयां होती थी। लेकिन अब मुद्रा के आ जाने से जो है ऋण, किसी भी प्रकार का ऋण जो है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार की कोई इतनी कठिनाइयां नहीं होती। तो इसलिए कहा गया इसमें कि आधुनिक युग में औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में साख मुद्रा का ही अधिक महत्व है ना। मुद्रा वर्तमान भुगतानों को संपन्न करने के अतिरिक्त भावी भुगतानों का भी आधार है। वर्तमान भुगतान का मतलब ये है कि यदि हम अभी कोई लेन देन कर रहे हैं और अगर अभी हमारे पास पैसा है तो हम तुरंत चुका देंगे, है ना। अगर हमारे पास अभी पैसा नहीं है और हमको किसी सामान की आवश्यकता है तो हम उसका भुगतान बाद में भी कर सकते हैं, भविष्य में भी कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया इसमें कि मुद्रा वर्तमान भुगतानों को संपन्न करने के अतिरिक्त भावी भुगतान का भी आधार है। यह ऐसी वस्तु है जिसके आधार पर भावी भुगतान का हिसाब इस प्रकार रखा जा सकता है कि ऋणी तथा ऋणदाता को हानि भी न हो। मतलब न किसी ऋणी व्यक्ति को और न ही किसी ऋणदाता को किसी प्रकार की कोई हानि न होनी चाहिए। इस प्रकार से जो है भविष्य के भुगतान का पूरा हिसाब किताब रखा जा सकता है। मतलब किसी को भी ऋण देना हो तो ऐसे ही ऋण नहीं दिया जाता, उसके लिए बहुत सारी कागजी कार्रवाइयां करनी पड़ती हैं, तब जाकर जो है किसी व्यक्ति को कोई भी ऋण दिया जा सकता है या कोई भी माल जो है उधार बेचा जा सकता है। तो इसलिए कहा गया इसमें कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसके आधार पर भावी भुगतान का हिसाब इस प्रकार से रखा जा सकता है कि ऋणी और ऋणदाता को हानि न हो। तो आजकल सभी लेन देन व्यापार के क्षेत्र में स्थगित भुगतानों के रूप में होते रहते हैं, है ना। और मुद्रा के इस कार्य का महत्व और अधिक बढ़ता चला गया है। मतलब मुद्रा के आ जाने से जो है अब बहुत सारे लेन देन जो है वो उधार में भी हो रहे हैं, मतलब साख पर आधारित हो चुके हैं, क्योंकि पता है कि भविष्य की पैसा कभी न कभी तो उनको मिलना ही मिलना है। इसलिए व्यापारी वर्ग भी जो है अब अधिकतर लेन देन साख पर ही करते हैं, मतलब उधार पे ही किया जाता है। दूसरा पॉइंट दिया है मूल्य संचय का आधार। अब इसके अंदर लिखा है कि मुद्रा मूल्य संचय का एक साधन है ना। क्योंकि लोग मुद्रा क्यों इकट्ठा करके रखते हैं, बताओ, लोग पैसा क्यों इकट्ठा करते हैं, क्यों कमाते हैं पैसा? कुछ हाँ? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। हाँ, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और इकट्ठा क्यों करते हैं? ताकि भविष्य में कोई परेशानी आए तो उसको उस मुद्रा के माध्यम से निपटारा कर सके, क्योंकि भविष्य में कुछ भी हो सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो उस मुद्रा के माध्यम से जो है दुर्घटना को दूर किया जा सकता है। कुछ भी बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि मुद्रा एक प्रकार से मूल्य संचय का भी एक साधन है। जबकि इसमें लिखा गया कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा के अभाव में धन संचय करने में कठिनाइयां होती थी, क्योंकि उस समय तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, धन का तो कोई उतना अधिक वैल्यू ही नहीं थी, है ना। तो उस समय के लोग जो है धन इकट्ठा नहीं कर पाते थे। लेकिन मुद्रा के आविष्कार ने इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर कर दिया। अब धन संचय को सफल बनाकर मुद्रा आज के युग में पूंजी संचय और बड़े पैमाने के उत्पादन का एकमात्र साधन बन गई है। क्योंकि देखो, जैसे कि बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है ना, घड़ा भरता है। तो वैसे लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा बचा के रखते हैं, फिर वही पैसा जो है कुछ समय के पश्चात पूंजी के रूप में उनके पास जमा हो जाता है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि मुद्रा के आ जाने से जो है धन का संचय किया जाने लगा।
तो धन संचय को सफल बनाकर मुद्रा जो है आज के युग में पूंजी संचय और बड़े पैमाने के उत्पादन का एकमात्र साधन बन गई है, क्योंकि इसी मुद्रा के माध्यम से अब बड़े रूप में जो है वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। मुद्रा ने ही बचत करने की क्रिया को संभव बनाया है ना। मतलब मुद्रा के आ जाने से लोग क्या किए, बचत करना सीखने लग गए, पैसे बचाना सीखने लग गए, है ना। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि मुद्रा मूल्य और क्रय शक्ति के संचय का सबसे अधिक उपयुक्त साधन है। तीसरा पॉइंट दिया इसमें, क्रय शक्ति का हस्तांतरण, है ना। तो इसके अंतर्गत मुद्रा के द्वारा क्रय शक्ति को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को भी स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब मुद्रा हमारे पास है ना, तो हम उस मुद्रा से हम कोई भी वस्तु क्रय कर सकते हैं। उस मुद्रा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो चेक के माध्यम से हो, चाहे वो ड्राफ्ट के माध्यम से हो, चाहे वो विनिमय विपत्र के माध्यम से हो, है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि मुद्रा के द्वारा क्रय शक्ति को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य या एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरित किया जा सकता है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण करके मुद्रा ने विनिमय को व्यापक बनाने में सहायता की। अब हम किसी भी शहर से, किसी भी देश से हम कोई भी माल जो है मुद्रा के माध्यम से क्रय कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। अब मुद्रा आ गई है तो हम कहीं का भी जो है किसी भी जगह से जो है सामान हम आसानी से क्रय कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए कहा गया इसलिए क्रय शक्ति का हस्तांतरण करके मुद्रा ने ही विनिमय को और अधिक व्यापक बना दिया है। मतलब लेन देन की क्रिया जो है और अधिक फैल गई है। अब लेन देन हम कहीं से भी किसी भी स्थान में बैठकर आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो यदि मुद्रा का यह कार्य नहीं होता तो समाज में आर्थिक उन्नति का चक्र अवरुद्ध हो गया होता। अगर मुद्रा ही नहीं आती तो मुद्रा नहीं आने से क्रय शक्ति हो ही नहीं पाती। मतलब लोग माल क्रय कर ही नहीं पाते किसी भी देश का, किसी भी शहर का, किसी कहीं पर कभी, है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि यदि मुद्रा का कार्य नहीं होता, यह कार्य नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में जो आर्थिक उन्नति का चक्र है वो अवरुद्ध हो गया होता। मतलब वो वही के वही रुक गया होता। मतलब संसार की या किसी भी व्यक्ति की जो है उन्नति हो ही नहीं पाती। अगर मुद्रा ही नहीं रहती तो उन्नति का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि लोग क्या संचय करते, कुछ इकट्ठा ही नहीं कर पाते, पैसा इकट्ठा कर ही नहीं पाते। मुद्रा के आ जाने से लोगों में क्या हुआ, क्रय शक्ति में वृद्धि होती चली गई। मुद्रा के आने से जो धीरे धीरे लोगों का जीवन स्तर में सुधार होते चला गया, है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि यदि मुद्रा का यह कार्य, मतलब यह क्रय शक्ति नहीं होती, क्रय शक्ति का कार्य नहीं होता ना, तो समाज में आर्थिक उन्नति का चक्र वही के वही रुक गया होता। और मुद्रा के इस कार्य से ही, मुद्रा के आ जाने से क्या हुआ, वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय अब दूर दूर तक होने लगा है। एक शहर का व्यापारी दूसरे शहर से भी माल क्रय विक्रय कर सकता है। अन्य राज्यों से, अन्य देशों से भी अब माल का क्रय विक्रय किया जा रहा है। तो वो सब कैसे संभव हुआ है, इस मुद्रा के आ जाने से। मुद्रा ने ही क्रय शक्ति के हस्तांतरण को और अधिक बढ़ावा दिया। और मुद्रा के आ जाने से ये जो है अब हम किसी भी जगह में रहकर किसी भी प्रकार की वस्तु का या सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मुद्रा के गौण या सहायक कार्य। अब बताओ इस तीनों में जहां पर समझ में ना आया हो।